हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड परीक्षा में 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा ही। तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं और पूरा आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले हम आप लोगों को एक ऐसा गद्यांश बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है जो मैं आप लोगों को पूरा सॉल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आएगा। कितने नंबर का? 6 नंबर का। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी, ठीक है, जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, पूरी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहां भी थोड़ी बहुत सी संख्या में पाई जाती है। ठीक है, जो भारत है, भारत में भी यहां भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह, ठीक है, जिस तरह यहां की बोलियां, जो बोलियां है ना, मतलब लैंग्वेज, बोलियों की गिनती आसान नहीं है, बोलियों की गिनती यहां आसान नहीं है। ठीक है, हर जगह अलग अलग टाइप का बोला जाता है, कहीं हिंदी बोला जाता है, कहीं आपका उर्दू बोला जाता है, कहीं फारसी, कहीं मराठी, कहीं गुजराती, ऐसे कई टाइप से बोलियां हैं। ठीक है, उसी तरह से यहां भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदाय को भी गिनती करना आसान नहीं। उसी प्रकार से यहां जो भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म है उनकी गिनती करना भी आसान नहीं। ठीक है, अब देखो यहां से अंडरलाइन है, अंडरलाइन वाला बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, इसकी व्याख्या भी करनी पड़ती है। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी, जो अपरिचित है, ठीक है, जो अपरिचित है, घबरा कर कह उठेगा कि यह एक देश नहीं है, यह एक देश नहीं है बल्कि अनेक देशों का समूह है। यह एक देश नहीं है बल्कि अनेक देशों का समूह है। और यह एक जाति नहीं है बल्कि अनेक जातियों का समूह है। तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। अगर ऐसा कोई कह दे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही देखने को आएगी। ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड तीन क्वेश्चन आएंगे। पहला, प्रस्तुत गद्यांश लिखना है, गद्यांश का संदर्भ 2 नंबर का, फिर आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर का, और फिर आप लोगों को प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का क्या कहना है, ये भी 2 नंबर का। मतलब कुल मिला के 6 मार्क्स का आपका गद्यांश आएगा। तो अब ये बताओ कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है? सारे बच्चों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो भाई अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखो, ये हमारा जो है बच्चों भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया। किस चैप्टर से? अभी मैं आप लोगों को जब बताऊंगा, भारतीय संस्कृति चैप्टर से। ठीक है, तो सारे बच्चे याद रखना, ये हमारा भारतीय संस्कृति चैप्टर से। अब आप लोगों को संदर्भ कैसे लिखना है बच्चों? संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? संदर्भ हेडिंग डालना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग अच्छे से यहां संदर्भ हेडिंग डाल दो। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। ठीक है, उसकी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है चैनल पर, आप लोग देख सकते हो। तो ये हमारा भारतीय संस्कृति चैप्टर से, इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है, जो ऊपर गद्यांश दिया हुआ है, प्रस्तुत जो गद्यांश है हमारा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, ध्यान से समझना, पाठ्य पुस्तक। अब ये हमारा हिंदी है ना, तो हिंदी को बच्चों यहां ब्लैक से लिखना है। ठीक है, हिंदी ऐसे इन्वर्टेड कॉमा लगा के हिंदी, ठीक है, ऐसे लिखना, ध्यान से समझो, हिंदी। ठीक है, ये हिंदी हो गया के गद्य खंड, हिंदी के गद्य खंड में संकलित, इस जो चैप्टर का नाम तो मैंने बता दिया, अभी नहीं, अभी मैं आपको बताऊंगा पहले लेखक का नाम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आप लोगों के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं। ठीक है, तो गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित। और इस चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? मैंने बता दिया है, क्या नाम है? भारतीय संस्कृति। तो अब आप लोग लिख दो, लिखित भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। बस हो गया संदर्भ, 2 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो गया। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, भारतीय संस्कृति ऐसे कॉमा बंद कर देना, पाठ से लिया गया है, बस हो गया। तो ये बच्चों हमारा हो गया संदर्भ। अगर आप ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओगे ना बच्चों, 2 में 2 नंबर मिलेगा। ठीक है,
आप लोग याद रखना कि यहाँ हिंदी को आपको ब्लैक से करना है, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भी लेखक का नाम है ब्लैक से, और पाठ का नाम ब्लैक से, फिर आप लोगों का नंबर कोई नहीं काट सकता। अब हमें दूसरा करना है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना, ठीक है। लिखा हुआ है, इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठेगा कि एक देश नहीं, यह एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं बल्कि अनेक जातियों का समूह है, तो इनमें आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही देखने को आएगी, विभिन्नता ही उनको नजर आएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए सबसे पहले आप लोग लिख देना है हर रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग लिख देना। फिर देखो, लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं, का कहना है कि भारत भूमि की विभिन्नताओं को देखकर, जो भारत भूमि की विभिन्नताएं हैं इनको देखकर, ठीक है, भारत भूमि की विभिन्नताओं को देखकर दूसरे देशों के वासी, जो दूसरे देशों के वासी हैं अथवा ऐसे व्यक्ति जो यहां से मौलिक स्वरूप से अज्ञात हों, मतलब जो यहां से अज्ञात हों, इसके बारे में नहीं जानते हो, ठीक है, अज्ञात हों, और कह बैठते हैं, क्या कह बैठते हैं, कह बैठते हैं कि भारत एक देश नहीं है बल्कि अपितु अनेक देशों का समूह है, यह एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का समूह है, यहां के निवासी एक भी किसी एक जाति के नहीं है, विभिन्न भिन्न भिन्न जाति के हैं। दूसरे देशवासियों की इस प्रकार की बातों में आश्चर्य करने के योग कुछ भी नहीं है। अगर आश्चर्य की बात कहें तो इसमें कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वे इस देश को ऊपर ऊपर से अर्थात सतही दृष्टि से देखते हैं, मतलब ऊपर ऊपर से देखते हैं, ठीक है। तो उनको वही दिखाई देगा जो ऊपर से देखा जाता है, ठीक है। और ऊपर ऊपर से देखते हैं अर्थात सतही दृष्टि से देखते हैं, निश्चित ही ऐसे लोगों को विभिन्नता अर्थात अनेकता ही नजर आएगी। ऐसे लोग जो ऊपर ऊपर से देखते हैं उनको विभिन्नता या फिर क्या, अनेकता ही नजर आएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या इतना करना था। अब इसमें आप लोगों से पूछ रहा है बच्चों क्वेश्चन कौन सा, कि प्रस्तुत गद्यांश में या गद्यावतरण में लेखक का क्या कहना चाहता है, लेखक क्या कहना चाहता है। तो बच्चों यहां देखो लेखक क्या कहना चाहता है वो मैं आप लोगों को बता दूं। सा वाला क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक भारत भूमि की विभिन्नता का बहुत ही सार्थक, ठीक है, बहुत ही सार्थक और धनात्मक रूप से वर्णन किया। एक बार सार्थक लिखना, ठीक है, सार्थक और धनात्मक रूप से वर्णन किया है। इससे लेखक की अपने देश और उसकी संस्कृति के प्रेम की भावना झलकती है, ठीक है, अपने देश की संस्कृति, अपने देश के प्रति, ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं वो चीज बताया है, ठीक है। बस इतना अगर आप लोग गद्यांश में लिख कर आओगे तो सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है जो मैंने बताया है, फिर आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, फिर एक क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर देना है, फुल मार्क्स आपको मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गद्यांश। अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। ये आपके जो बुक है, बुक का सबसे इंपॉर्टेंट पद्यांश है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, हर साल ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है ये पद्यांश जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो आई होप कि आप लोग इसको ध्यान से देखोगे, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि यहां ध्यान से, सबसे पहले ध्यान से पढ़ना पड़ेगा व्याख्या करने के लिए। सुनि सुंदर बैन सुधारक साने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नयन दह सेन तिन्ह समुझाई कछ मुस्काएं चली, तुलसी ते अवसर सोहे सब अवलोकत लोचन लाह अली, अनुराग तराग में भान उदय बिगसी बंधु मंजुल कंज कली, ठीक है। बस इतना सा आपको, इसको सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है 2 नंबर का, ठीक है। फिर आप लोगों से पूछ रहा है बच्चों कि सीता का संकेत पूर्ण उत्तर किस भावना के अनुरूप है, 2 नंबर। और फिर आप लोगों का अनुराग तराग का क्या अर्थ है, अनुराग तराग का क्या अर्थ है, इसको भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे संदर्भ प्रसंग व्याख्या, इन चीज को। तो ये मैंने अच्छे से लिख रखा है, आप लोग ध्यान से समझो। आपके पास समय कम है तो जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, बहुत ही कम समय में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं ताकि आप लोगों का बहुत ही कम समय में पूरी तैयारी हो सके। सारे सब्जेक्ट को लेकर चलना है, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना है, तो आप लोगों को अच्छे से रिविजन होना चाहिए, ठीक है। तो देखो संदर्भ के लिए सबसे पहले ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, सारे बच्चों को पता होगा। ये हमारा धनुष भंग वन पथ पर, या फिर आप लोग वन पथ पर शीर्षक से कह सकते हो, वन पथ पर शीर्षक से। और इसके जो लेखक हैं वो है तुलसीदास जी, ठीक है, कवि तुलसीदास जी। तो लिखना है प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित, ठीक है। इसके जो रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कवितावली से, ठीक है, इनके कवितावली बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर, ठीक है, वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है, ठीक है। बस इतना सा आपको समझना है, वन पथ पर हमारा शीर्षक है, ठीक है, वन पथ पर शीर्षक है। और ये हमारे
जो इसके रचयिता हैं या फिर कवि हैं वो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। बस इतना सा समझना है, कुछ भी नहीं है। अगर आप इन दो चीज को समझते हो, लिखने का तरीका अगर एक बार आप समझ लोगे तो फिर उसी तरीके से आप लेखक, कवि सभी का जीवन परिचय लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बच्चों संदर्भ। अब प्रसंग में क्या लिखना है, देखो प्रसंग में इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं। मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है सीता जी को। और ग्राम की वधुएं जो हैं वो राम के बारे में पूछती हैं, आखिर ये सांवले एंड मतलब इतने अच्छे आपके कौन है। तो सीता जी को अपने मुंह से बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो संकेत से ही, ठीक है, समझा देती हैं कि ये हमारे पति हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। तो प्रसंग में बस इतना से समझना है कि प्रसंग में आपको छोटा सा चीज लिख देना, उसका एक छोटा सा भाग, बस हो गया। ठीक है, देखो शॉर्टकट में समझा करो सारी चीजें। अब इसकी व्याख्या करने के लिए 2 बार ध्यान से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि व्याख्या करने के लिए उसके बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी रहता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है, सुनि सुंदर बैन सुधारक साने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दय सेन तिन्हे समुझाए कछु मुस्काए चली, और तुलसी दही अवसर सोहे सब अवलोकत लोचन लाहो अली, अनुराग तराग में भावन उदय बिगसी मंद मंजुल कंजकली। ठीक है, बस इतना सा आपको सबसे पहले देखो। अब व्याख्या करने के लिए ध्यान से समझना। बस देखो व्याख्या में ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा। ठीक है, जो ग्राम की वधुएं हैं, जब सीता जी वनवास से जा रहे थे, मतलब रास्ते से, तो फिर ग्राम की वधुएं मिलती थी, तो वो पूछा, ठीक है, सीता जी से पूछा क्या कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्राम वधुओं ने अमृत मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गई। मतलब ग्राम वधुओं की इस मधुर वचन, मीठी वचन को सुनकर जो सीता जी हैं वो समझ गई आखिर ये हमसे क्या पूछना चाहती हैं। ठीक है, तो सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से दे दिया। मतलब अपनी मुस्कुराहट, अपनी स्माइल एंड अपनी संकेत से उनके प्रश्नों का उत्तर दे दिया, और उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सीता जी को मुख से कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और ग्राम की वधुएं जो हैं वो सब समझ गई कि आखिर कौन है। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा। उन्होंने स्त्रोजित लज्जा के कारण, जैसे सीता जी लज्जा के कारण, स्त्रोजित लज्जा के कारण वे मतलब केवल संकेत से ही, ठीक है, केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। ठीक है, तो केवल संकेत से ही सीता जी पूरी ग्राम वधुओं को समझा दिया कि ये हमारे पति हैं। ठीक है, और समझ गई सारी ग्राम वधुएं जो ग्राम की स्त्रियां हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी स्त्रियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई क्या कहती हैं, अपने नेत्रों को लाभ प्रदान करती हैं, अपने नेत्रों को सौभाग्य प्रदान करती हैं कि आज हमने भगवान श्री राम का दर्शन कर लिया। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बड़ी बात है, और ऐसे ही हुआ। और उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम की सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो। ठीक है, उदय हो गया हो, और ग्राम वधुओं ने नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हो। ठीक है, जो ग्राम वधुएं हैं वो कलियां खिल गई हो, और श्री राम जी क्या है, सूर्य का उदय हो गया हो। ठीक है, सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो। बस इतनी सी व्याख्या करनी है, जो कि व्याख्या आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, बहुत ज्यादा आसान है। अभी आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछेगा, उस दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को अपनी भाषा में बताता हूं। ठीक है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर एक बार समझ जाओगे तो फिर आप लोग हमेशा याद रहेगा। सीता जी का संकेत पूर्ण उत्तर किस भावना के अनुरूप है। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें क्या पूछ रहा है कि सीता जी का संकेत पूर्ण उत्तर किस भावना के अनुरूप है। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को लिखकर समझाऊं या वैसे भी समझ जाओगे। देखो सीता जी का संकेत पूर्ण उत्तर जो है, जैसे सीता जी ने संकेत पूर्ण उत्तर क्यों दिया, ध्यान से समझो। देखो वैसे वो बोल सकती थी, ठीक है, बोल सकती थी, लेकिन एक होता है ना, मतलब देखो स्त्रियां जैसे शर्माती हैं तो फिर वो स्त्री हैं। ठीक है, उसी प्रकार से सीता जी का संकेतपूर्ण उत्तर भारतीय नारी की मर्यादा तथा लब्ध नेत्र निवारण की भावना के अनुरूप है। ठीक है, मतलब मर्यादा, जैसे स्त्री की ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो स्त्री जो है अपनी मर्यादा में रहे, तो इसीलिए सीता जी ने अपनी मर्यादा तथा लब्ध नेत्र के निवारण से भावना के अनुरूप है। ठीक है, ये है पहले का क्वेश्चन। फिर यहां अनुराग तराग का क्या अर्थ है। अनुराग तराग का मतलब मैं यहां लिख देता हूं, प्रेम रूपी सरोवर है। क्या है, प्रेम रूपी सरोवर।
प्रेम रूपी सरोवर, ठीक है। अनुराग तराग का मतलब है प्रेम रूपी सरोवर, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये है गद्यांश। और पद्यांश जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक है, मुझे पता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को वो गद्यांश पद्यांश वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग तैयार कर लेना। अभी हम लोग और भी चीजें देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अब हमारा आता है संस्कृत का सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश। अभी हम लोग संस्कृत के भी इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश देखेंगे, क्योंकि 5 मार्क्स का गद्यांश और 5 ही मार्क्स का पद्यांश आता है। कुल मिला के 10 मार्क्स के आपके संस्कृत के भी गद्यांश पद्यांश आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इसमें संस्कृत का हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिया वाराणसी चैप्टर से। तो वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी एवं विमल सलिलतराज्ञ गंगा कूले स्थिता अस्याः घटनानां चंद्रग्याम बहुराजते आगता पर्यटकाः दूरभ्याम एंड देशवन नित्यम अत्र आयन्ति अस्याः घटनानां च शोभम विलोके इम बहु प्रसन्नति, ठीक है। ये सबसे पहले आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। जब ध्यान से पढ़ लोगे ना तो इसकी व्याख्या ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएगी, अगर एक बार भी पूरे साल में पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में वाराणसी पाठ से लिया गया। बच्चों इसमें कोई लेखक कोई कवि नहीं होता, पाठ का नाम लिख देना और संस्कृत खंड लिख देना, बस आपका हो गया, ठीक है। संदर्भ, तो प्रस्तुत गद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ये आपका हिंदी का ही एक भाग है, हिंदी संस्कृत का है ना, तो हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया। बस प्रसंग देखो, इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आपका जो वाराणसी चैप्टर है उसमें यही गद्यांश का संदर्भ पूरे चैप्टर में लिखना है, मतलब पूरे आपको वाराणसी के हर एक पंक्ति में लिखना है। और एक और खुशी की बात है कि हर एक पंक्ति में आपको ये प्रसंग भी लिखना है, क्योंकि ये यही देखो वाराणसी की ऐतिहासिकता ही पूरे पाठ में बताया गया। तो कोई भी पंक्ति आ जाए संदर्भ यही लिखना है, प्रसंग यही लिखना है, ठीक है। व्याख्या केवल चेंज करना है, ठीक है। तो व्याख्या यानी कि अनुवाद देखो, वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध नगरी है, प्राचीन नगरी है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, मतलब है वाराणसी बहुत ही प्राचीन प्रसिद्ध नगरी है, ठीक है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत ही सुंदर लगती हैं। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहां आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर बहुत ही प्रशंसा करते हैं। बस इतना सा आपको व्याख्या करना है, कुछ है कुछ भी नहीं है ना। अगर पढ़ते हो ना तो ये सब कुछ भी नहीं है यार। अगर आप एक एक मार्क्स के लिए आपको जब कंपटीशन में जाओगे मोटी मोटी बुक को पढ़ना पड़ता है, एक एक दो दो 10-10 नंबर के लिए, और ये सब तो आपका 2-2 लाइन एक एक पेज का है, एक एक पेज 2-2 पेज आपका 10-10 नंबर पक्का करा रहा है। तो इससे अच्छा क्या है। अभी आप लोग पढ़ लो, बोर्ड एग्जाम नजदीक है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट संस्कृत गद्यांश है जो आप लोगों को पढ़ के ही जाना है, ठीक है। बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन करा रहा हूं जल्दी से, ताकि आप लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर सको, क्योंकि अब आपके पास समय कम है, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाना है। अगला देखो, हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश अब आ चुका है। हम लोग पद्यांश कई सारे देखेंगे। पहला, बंधनम मरणम उपजयो अपराजया उभयत्र समो वीरा वीर भावे ही वीरता, ठीक है। अब आप लोगों को इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। 5 मार्क्स का आपका आएगा बच्चों, बहुत ज्यादा आसान होता है, बस मैं जो बता रहा हूं वो याद रखना। यही आप लोग श्लोक भी याद कर सकते हो, श्लोक भी बोर्ड एग्जाम में आता है, यही श्लोक भी याद कर लेना, ठीक है। ध्यान से समझो, प्रस्तुत श्लोक या फिर प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरा वीरण पूज्यते, कौन से चैप्टर से है, वीरा वीरण पूज्यते पाठ से लिया गया या अवतरित है, ठीक है। प्रसंग देख लो कि इसमें सिकंदर और पुरुराज के संवादों के द्वारा वीरता की परिभाषा किया गया, ठीक है। जो सिकंदर हैं और पुरुराज हैं, मतलब के संवादों की द्वारा वीरता को परिभाषित किया गया। अनुवाद समझ लो, बंधन को अथवा मरण हो, बंधन हो अथवा मरण हो, बंधन का मतलब होता है जुड़ना, मरण का मतलब होता है मरण होना, मृत्यु होना, ठीक है। जीत हो या हार हो, मतलब जीत हो या फिर हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है और भीड़ भावे ही वीरता, मतलब जो वीर होता है उसका चाहे बंधन हो चाहे मरण हो चाहे जीत हो या हार हो वो डगमगाएगा नहीं, दोनों जगह सामान ही रहेगा, ठीक है। वीर वीर ही रहेगा, चाहे उसका मरण हो या बंधन हो, चाहे जीत हो या हार हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसके ऊपर, ठीक है। ये ध्यान रखना। बस क्या है कि वो दोनों ही अवस्थाओं में वीर के समान रहेगा और वीर भावे ही वीरता, जो वीर होता है वो वीरता के भाव के बराबर, ठीक है। बस ये हमारा पहला मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में लगभग आता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझो, दूसरा
लिखा हुआ है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागा भवेत्। ठीक है, इसका संदर्भ देखो। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति चैप्टर से, किस चैप्टर से? भारतीय संस्कृति चैप्टर से। याद रखना, भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया, पाठ से लिया गया है। ठीक है, प्रसंग देख लो। प्रस्तुत श्लोक में भारतीय की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया। जो भारतीय हैं, भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया। देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब होता है सब सुखी हो, सब रोग रहित हो। ठीक है, सब सुखी हो बच्चों और सब रोग रहित हो, और सबका कल्याण को देखें अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी का भागी ना हो, अर्थात कोई भी दुखी का भागी ना हो, कोई भी दुख ना सहे। ठीक है, ये होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भागा भवेत् का पूरा अर्थ यही है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दो आप लोग पद्यांश तैयार कर लेना संस्कृत का, और हाँ यही श्लोक भी तैयार कर लेना, दोनों यही श्लोक तैयार कर लेना। ठीक है, पहला और दूसरा ये दोनों श्लोक भी तैयार कर लेना। आप लोगों का श्लोक भी कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों का संस्कृत का पद्यांश भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका 4 मार्क्स कर दिया गया बच्चों। आप लोगों को संस्कृत में आंसर देना है। ठीक है, पहला निम्नलिखित संस्कृत का उत्तर आंसर आपको संस्कृत में देना है। तो मैं आप लोगों को जो पूरे बुक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को इसी में बता दे रहा हूं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर आप लोग पूरा देख लोगे तो सारा चीजें फिक्स हो जाएगा। देखो, पहला कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो वाराणसी मरणम मंगलम भवति। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, वाराणसी नगरी कहां स्थित है? तो वाराणसी नगरी गंगा कूले स्थित अस्ति, वाराणसी नगरी जो गंगा के तट पर स्थित है। वीरा केन पूज्यते, वीरा वीरण पूज्यते। बच्चों ये जो मैं आपको बता रहा हूं जितना, ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, वही मैं आप लोगों को पूरे बुक से बता रहा हूं। ठीक है, मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर, आपकी बहुत सारी गाइड, बहुत सारी बुक से ये सब लिया गया। पुरु राजा केन सह युद्धम आक्रोध, तो पुरु राजा अलछेंद्रा सह युद्धम आक्रोध। ठीक है, पदेन बिना किम दूर आते, पदेन यानी कि पैर की बिना कौन दूर जा सकता है? पदेन बिना पत्रम दूरमत, पदेन की बिना पत्र जो है वो दूर तक जा सकता है। ज्ञानम कुत्र संभवत, ज्ञान से क्या क्या संभव? ज्ञान संवृतम संभव, ज्ञान से सब कुछ संभव है। ठीक है, चंद्रशेखरा का आसित, चंद्रशेखरा प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता आसित। जो चंद्रशेखर हैं एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी हैं और देशभक्त हैं। ठीक है, याद रखना। भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, तो विश्व स्रष्टा ईश्वर एक एवं इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। ठीक है, विश्व स्रष्टा ईश्वर एक एवं अस्ति, जो विश्व की रचना किसने की, सृष्टि किसने की है? ईश्वर है जो एक है। ठीक है, बस इतना सा आपको समझना था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। आई होप कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे गद्यांश पद्यांश, हिंदी संस्कृत गद्यांश पद्यांश सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ये आज का हमारा 100% वाला वीडियो था, और ऐसे ही और भी वीडियो लाया जाएगा, मैराथन वीडियो भी लाया जाएगा। आज का ये वीडियो जितने बच्चों को पसंद आया हो लाइक करना यार, शेयर भी कर देना, अगर चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, अगर सारे सब्जेक्ट की क्लास 10 की तैयारी करना है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।